हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज क्लास 42 में हम लोग कोर्स 2 का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का सेकेंड हाफ का जो लास्ट यूनिट है, यानी कि यूनिट 5 में क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसको कवर करेंगे। ट्राई करते हैं पूरा यूनिट एक दिन में कवर हो जाए। नेक्स्ट डे हम लोग इस रिलेटेड जितना भी PYQ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस यूनिट में। एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ये दोनों जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है उसको अगर कंपैरेटिव वे से अगर आप डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव वे से अगर इसको आप पढ़ेंगे, तब दोनों का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि दोनों को कंपेयर करके एक बार क्वेश्चन आया भी है, इसलिए ये दोनों टॉपिक का एजुकेशनल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का कंपैरेटिव डिस्कशन मैं कर देती हूँ। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एजुकेशनल प्लानिंग होता क्या है। एजुकेशनल प्लानिंग ये एक ब्रॉड सेंस से पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका एक प्लान बनाता है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें कैसे इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा, अपर जो अथॉरिटी है, लोअर अथॉरिटी कैसे अपर अथॉरिटी से डिसीजन लेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बाद करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे प्लानिंग के साथ साथ जो भी प्रोटोकॉल मेंटेन करके प्रोटोकॉल रहता है उसको मेंटेन करके करिकुलम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सारे के सारे चीज़ों का एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसका एक रोड मैप एजुकेशनल प्लानिंग प्रोवाइड करता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि कभी किसी के मन में आया चलिए एजुकेशनल प्लानिंग बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक कम्प्रिहेंसिव, यानी कि सारे चीज़ों को कैसे एक जगह उसको कम्प्रिहेंड किया जाए, यानी कि सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी चीज़ें आता है, हो सकता है टीचर रिलेटेड, हो सकता है स्टूडेंट रिलेटेड, हो सकता है बिल्डिंग रिलेटेड, हो सकता है करिकुलम रिलेटेड, सारे चीज़ों को एक पर्टिकुलर ब्रॉड अम्ब्रेला के अंडर लाना, ये होता है एजुकेशनल प्लानिंग का मेन एम। कि एजुकेशन के अंदर जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का पहले से प्लान होना ज़रूरी है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम आता है। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव। देन ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये सिस्टमेटिक वे से इसका स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। फिर क्या है इसका मेन चीज़ कि ये नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पे इसको इस टाइप का प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, एक तो है कॉम्प्रिहेंसिव, सेकंड है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को नेशन और स्टेट और रीजन लेवल पे जितने भी अथॉरिटी है उसके द्वारा लिया जाता है टू गाइड एजुकेशनल सिस्टम। पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको गाइड करने के लिए एजुकेशनल प्लानिंग लिया जाता है। अब आते हैं कि ये किस टाइप्स का होता है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के द्वारा लिया जाता है कि एजुकेशनल प्लान कैसा होगा, लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, गोल लॉन्ग टर्म रहता है। 3 इयर्स एक करिकुलम कंस्ट्रक्शन जब होता है या फिर करिकुलम रिस्ट्रक्चर जब होता है, तो वो तो एक दिन के लिए नहीं होगा ना, तो उसके लिए मिनिमम 3 इयर्स 5 इयर्स का ड्यूरेशन रखा जाता है। उसका गोल उस टाइप का इसीलिए होता है। तो जो एजुकेशनल प्लानिंग है इसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी इसका गोल
होता है, कभी कभी होता है स्कूल लेवल पे, रीजनल लेवल पे होता है, स्कूल लेवल पे नहीं होता है। एजुकेशनल प्लानिंग बेसिकली रीजनल लेवल तक ही आता है, ठीक है। स्कूल लेवल का जब होगा तब वो इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा, उसमें बाद में आते हैं। पहले हम एजुकेशनल प्लानिंग को देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बेसिकली इसका रहता है, शॉर्ट टर्म भी रहता है, पर नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल का होता है एजुकेशनल प्लानिंग। पॉलिसी को फ्रेम करना, डिज़ाइन करना, रिसोर्स को कैसे आप एलोकेट करेंगे, फिर उसका कैसे यूटिलाइज होगा, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर आता है, ताकि एक प्रॉपर एजुकेशनल फ्रेमवर्क बना रहे और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे पाए। फिर क्या है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ये तो गया एजुकेशनल प्लानिंग का डेफिनेशन। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का क्या डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को, तो वो एजुकेशनल प्लानिंग से स्मॉल लेवल का होता है, माइक्रो लेवल का होता है। एजुकेशनल प्लानिंग अगर मैक्रो लेवल का है तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग माइक्रो लेवल का है। इंडिविजुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। मान लीजिए आपका एक स्कूल है, या फिर आप एक स्कूल के अंदर एक टीचर हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। दूसरे स्कूल में क्या चल रहा है उससे आपका कुछ मतलब नहीं रहता है ना, क्योंकि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग कुछ प्रिपरेशन रहता है, कुछ प्लान रहता है कि वो कैसे अपना करिकुलम को एग्जीक्यूट करेंगे। करिकुलम देखिए, करिकुलम एक मतलब सबके लिए बराबर रहता है। करिकुलम कहाँ पे प्रिपेयर होता है? नेशन का जो मतलब नेशनल लेवल पे क्रिएट होता है। स्टेट लेवल पे भी, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, पर नेशनल लेवल पे करिकुलम क्रिएट होता है। तो एक इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि अपना जो लोकेशन है उस लोकेशन के अनुसार, लोकेशन और रीजन के बेसिस पे उस पर्टिकुलर करिकुलम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग लोकेशन पे है, तो उसका अलग अलग प्लान रहेगा। ऑब्वियसली जो नॉर्दर्न पार्ट में है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उसका करिकुलम को एग्जीक्यूट करने का जो प्लान रहेगा, तो वो आप साउथ में चले जाएंगे तो उसके लिए एक ही करिकुलम है, पर उसका लोकेशन वाइज प्लान अलग होता है। मदर टंग चेंज हो जाता है, सोसाइटी चेंज हो जाता है, सोसाइटल डिमांड चेंज हो जाता है, इसीलिए सारे की सारी चीज़ें चेंज हो जाता है, प्लान इसीलिए अलग रहता है। तो एजुकेशनल प्लानिंग का ज़रूरत जितना है उतना ही है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का ज़रूरत, क्योंकि एजुकेशनल प्लानिंग के द्वारा करिकुलम आप बना सकते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का खुद का प्लानिंग होना ज़रूरी है। डे टू डे जो स्कूल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होता है, रिसोर्स बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का, कॉलेज का और इंस्टीट्यूट का आपको देखना है, उसको और कैसे अलग और बेहतर बना सकते हैं एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप ये सारे प्लान करते हैं, है ना। तो लोकल लेवल पे फोकस रखते हुए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होता है, यह है मेन बात। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना, ताकि सारे बच्चे एजुकेशन के अंदर आ पाए। यूनिवर्सल एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट objective of educational planning. Then come इक्विटी, सब बराबर है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे इक्वल है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें इस नज़रों से देखा जाता है कि सारे बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना है और सारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बराबर है, ठीक है, और सबको क्वालिटी एजुकेशन
देना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है और तीनों इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये तीनों एजुकेशनल प्लानिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये लिटरेसी के अंदर लिटरेट और इलिटरेट के बीच जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम एजुकेशनल प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? एजुकेशन प्लान ऐसे किया जाता है ताकि जो हमारा लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज किया जाए, ड्रॉप आउट रेट को कम करेंगे और रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बच्चे एकदम जब क्लास में इनरोलमेंट लेते हैं स्टैंडर्ड 1 पे, तब से लेके स्टैंडर्ड 12 तक स्कूलिंग पीरियड, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में कॉलेज, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में यूनिवर्सिटी, यानी कि एकदम एलिमेंट्री से लेके हायर स्टडीज़ तक बच्चों का एनरोलमेंट बना रहे ताकि वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, अपना पढ़ाई एक साथ वो रिटेंशन के, मतलब इसी को रिटेंशन बोला जाता है कि कंटिन्यूएशन में उसका पढ़ाई का जो लाइफ है उसका कंप्लीट करे। तो ड्रॉप आउट रेट कम होगा, रिटेंशन बढ़ेगा, तभी लिटरेट होंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, है ना। तो लिटरेसी और इलिटरेसी के बीच जो गैप है उसको कैसे मिटा जाए, इसका प्लानिंग यहाँ पे होता है। फिर एनरोलमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, स्कूल में एनरोलमेंट कैसे आप बढ़ा सकते हैं, फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होने से क्वालिटी एजुकेशन एक टीचर दे पाएंगे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए प्लानिंग किया जाता है एजुकेशनल प्लानिंग का। देन टू मीट द डिमांड्स ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। देखिए हर एक सोसाइटी का कुछ डिमांड रहता है, हो सकता है हमारे देश के अंदर ही अगर देखा जाए, अगर आप साधारण पार्ट में चले जाएंगे वहाँ पे सोसाइटल नीड अलग रहेगा। क्यों? आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। साधारण पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, जितने भी स्टेट्स है, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, अगर हम इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, नॉर्दर्न और सदर्न में चले जाएंगे तो आपको सोसाइटी का नीड क्या दिखेगा कि हमको अर्न करना है, जॉब चाहिए और हम जॉब के लिए एबल भी है, हमको जॉब चाहिए और हम अर्न भी कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ डिमांड आप सोसाइटी के अंदर देख पाएंगे और वो सोसाइटी जो है उस चीज़ को फुलफिल भी कर पाते हैं। सोसाइटी भी ये जो डिमांड है सोसाइटी का उसको फुलफिल करने के लिए एबल है। उसी बात को अगर नॉर्दर्न पार्ट में देखा जाए, यहाँ पे नीड और डिमांड, सोसाइटल डिमांड जिसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा पहले से आज के डेट में थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पर आज के डेट में अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए कि वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, था उस टाइम पे, अभी तो थोड़ा उसमें गड़बड़ी देखने लगे हैं। बच्चों का डिमांड क्या है, हमको अर्न करना है, पर एक बात स्किप कर देते हैं, पढ़ाई। ये अभी फैक्ट है कि मैं मतलब ओवरऑल बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर एक स्टेट को नहीं बोल रही हूँ, पर नॉर्दर्न हब में ऐसा बहुत ज़्यादा विजिबल है कि अर्न ही करना है। अब वो पढ़ाई करने के बाद जो जिस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं उस पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी जो डिमांड था एक टाइम पे सोसाइटी का, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का डिमांड क्या है कि हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हमको जॉब मिलेगा, हम अर्न करेंगे उस बेसिस पे। सिंपल सा यही तो डिमांड है, पर इस डिमांड को सोसाइटी एबल नहीं है पूरा करने के लिए। इसीलिए बच्चे भी ढूंढ लेते हैं अपना दूसरा वे। वो सोचते हैं कि हमको बस अर्न ही करना है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करके कुछ हो नहीं रहा है,
हमको ढंग का जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमको अर्न तो करना है भाई, पेट तो समझेंगे नहीं, आप पढ़े हो ना अनपढ़ हो, पेट को तो मतलब खाना पीना तो ज़रूरत है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया कि सोसाइटी का डिमांड जैसा है, उस डिमांड के बेसिस पे हम एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं और उस बेसिस पे हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस चीज़ को। तो सोसाइटी का डिमांड अगर ऐसा है कि हाँ हम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमको जॉब चाहिए, उस बेसिस पे, पढ़ाई के बेसिस पे हमको जॉब दिया जाए और हम अच्छे से अर्न कर पाएंगे। ये जो सिंपल सा एक डेफिनेशन है, इस चीज़ को साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पे जितने भी स्टेट्स है सब जगह पे 100% लिटरेसी है, 100% उन लोग एकदम एजुकेशन में एक नंबर है, ऐसा नहीं है। उधर भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, पर जो मोटे तौर पर नीड होता है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमको जॉब मिले या फिर उस बेसिस पे हम कुछ बिजनेस खड़ा कर पाए, इस टाइप का चीज़ें वहाँ पे होता है। पर नॉर्दर्न पार्ट में सारे चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगा और फ्रस्ट्रेशन छा जाता है हर इंडिविजुअल के लाइफ में। तो ये है एजुकेशनल प्लानिंग का यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है कि अगर सोसाइटल नीड के बेसिस पे आप प्लानिंग करेंगे तो वो जो भी एजुकेशन आप देना चाहते हैं आप सक्सेस हो पाएंगे उस पर, है ना। तो एजुकेशनल प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में क्या होता है? टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे बात होता है। स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, यानी कि इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई कैसे होगा, उसको कैसे और एफिशिएंट अब बना सकते हैं। आप बना सकते हैं वेल इक्विप्ड लैब, लैब बना के आप बना सकते हैं वेल ऑपरेशनल, अगर आप अच्छा लाइब्रेरी बनाएंगे तब बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अगर आपके पास अच्छा लैब नहीं है, अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं है, अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, अच्छा टीचर्स भी नहीं है, पर एक इंस्टीट्यूशन एक नंबर पे आ सकता है अगर बच्चों का जो नीड है, बेसिक नीड कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमको जॉब चाहिए, ये अगर एश्योर कर देते हैं ना एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक नंबर बन जाते हैं, है ना। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी वहाँ पे आके एकदम तुरंत बढ़ जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन का प्लानिंग ऐसा होना चाहिए ताकि सारे बच्चे जितने इनरोल करते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स में इनरोलमेंट करते हैं ना, तो उनका जो मतलब रैंक हुआ है उस कोर्स में, कोर्स कंप्लीशन के बाद उस बेसिस पे उनको प्लेसमेंट कर दो, बात ख़त्म। तो प्लानिंग इस टाइप का होना चाहिए। ऐसे ऐसे जॉब नहीं मिलता है। जॉब मिलने के लिए एक इंस्टीट्यूशन के अंदर प्लानिंग होना ज़रूरी है। आप किसी अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे तब ना वो उनको प्लेसमेंट का मतलब न्यूज़ पता रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना ज़रूरी है। ये NEP 2020 पे फोकस किया गया है, पर ये होता नहीं है। देखते हैं NEP 2020 किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। पर अगर एक इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर एक से अधिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहता है, तब बच्चों का प्लेसमेंट लेके कुछ प्रॉब्लम अराइज होगा ही नहीं है। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ओवर क्राउडेड नेशन है, यहाँ इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सारी चीज़ें बकवास है। इसीलिए अगर आपके पास एक
मास्टर प्लान रहेगा, एक बेस्ट प्लान रहेगा कि इतने सारे पॉपुलेशन है, सारे पॉपुलेशन को आप कैसे, किस वे से मतलब रास्ता दिखाएंगे, आप कैसे उन लोगों को वे आउट दिखाएंगे, तब सारी चीज़ें एग्जीक्यूट पॉसिबल है। एक नेशन के अंदर अगर अच्छा एक प्लान रहता है तो वो अपना पीपल को वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसा प्लान होता ही नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं, अपना जो चेयर है उसको ऑक्युपाई करते हैं, और जितने भी हमारा मतलब पूरे देश का जो भी मतलब प्रॉपर्टी है उसको वो अच्छे से अपना जितना हो सकता है वो स्वार्थ के अनुसार ले लेते हैं, और बाकी जितने भी पॉपुलेशन है उसको देखते ही नहीं है। ये मैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं बोल रही हूँ, सारे के सारे सेम हैं। यहाँ पे आके सब कैसे एकदम बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, पता नहीं है, पर होता है। जब चेयर मिल जाता है तब लोगों को भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मतलब अगर एक अच्छा प्लान रहता है तो वहाँ से अगर एक इंस्टीट्यूशन बच सकता है तो एक नेशन कैसे नहीं बचेगा, है ना। एक नेशन, एक इंस्टीट्यूशन एक नेशन का तो एक मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर अच्छा प्लान रहेगा और वो अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं तो एक नेशन भी कर सकते हैं। प्लानिंग ज़रूरी है इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं कि इंस्टीट्यूशनल का नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसको और कैसे एनहांस किया जाए। यानी कि लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 10th के जो बच्चे जितना मार्क्स लाए थे इस साल उसको और कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी प्लान ज़रूरी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, और कैसे बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए भी प्लान का ज़रूरत है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज लोकल रिसोर्स। लोकल रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी कि जितना भी चीज़ें हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज कैसे किया जाए, और स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशनल नीड है, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल जो नीड है उसको उस रिलेटेड मतलब उसको फुलफिल करना, या फिर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको शॉर्ट आउट करना, ये सारी चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं कि स्कोप एंड कवरेज। स्कोप एंड कवरेज देखिए, एजुकेशनल प्लानिंग जो है ना, एजुकेशनल प्लानिंग ये जो पहले ही मैंने बता दिया कि ये मैक्रो लेवल पे होता है। मैक्रो लेवल पे यानी कि लार्ज स्केल में नेशन एजुकेशनल प्लानिंग कर सकता है, स्टेट एजुकेशनल प्लानिंग कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल प्लानिंग कर सकता है ना। तो ये इसीलिए मैक्रो लेवल का एजुकेशनल प्लानिंग होता है, और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग माइक्रो लेवल का होता है। माइक्रो लेवल यानी कि एक पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर कॉलेज, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपना अपना जो प्लानिंग बनाता है उसको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है फोकस। एजुकेशनल प्लानिंग का फोकस क्या है कि पॉलिसी को कैसे फ्रेम आउट किया जाए, पॉलिसी को कैसे चॉक आउट किया जाए, कैसे सारे बच्चों तक एजुकेशन को अब पहुंचा सकते हैं, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, करिकुलम कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, यानी कि जो ब्रॉड सेंस पे चीज़ें एजुकेशन के अंदर रहता है उन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का फोकस देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली रहता है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे फ्रेम आउट किया जाए, कैसे उसको उस पर मतलब फॉलो अप करना, कि अगर टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम के अंदर एक टीचर कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे, क्लासरूम का माहौल कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों पे एक प्लानिंग होता है।
फिर टीचिंग मेथड, किस वे से बच्चे किस वे से टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। देन कंट्रोल किसके द्वारा होता है, एजुकेशनल प्लानिंग कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और फैकल्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेशन एंड टाइम फ्रेम। ड्यूरेशन एंड टाइम फ्रेम, ड्यूरेशन एंड टाइम फ्रेम में देखा जाए, एजुकेशनल प्लानिंग का ड्यूरेशन क्या है कि ये जनरली 5 to 20 ईयर्स के लिए होता है। 5 to 20 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि लार्ज स्केल में लॉन्ग टर्म होता है। इसका जो गोल रहता है वो बेसिकली यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लिए रहता है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग को कैसे एक्सपेंड किया जाए, या फिर डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल एजुकेशन पे कैसे रिफॉर्म लाया जाए, इन सारी चीज़ों पे फोकस रहता है एजुकेशनल प्लानिंग का। देन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म में होता है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म में होता है, यानी कि एनुअली हो सकता है, और 3 ईयर प्लान रहता है। 3 ईयर प्लान इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लान रहता है, जो एक एकेडमिक कैलेंडर जो है उसके साथ अलाइनमेंट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है ड्यूरेशन टाइम फ्रेम। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व एजुकेशनल प्लानिंग अंदर क्या क्या प्लानिंग हो सकता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एक तो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव यानी कि जितने भी एस्पेक्ट है एक मतलब एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, इन सारे चीज़ों पे फोकस रखते हुए प्लान किया जाता है, इसलिए पर्सपेक्टिव प्लानिंग बोला जाता है इसको, मतलब कम्प्रिहेंसिवनेस जिसके द्वारा आता है। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी कि स्ट्रैटेजी बना देते हैं ये, और कुछ नहीं करते हैं कि किस स्ट्रैटेजी से आप करिकुलम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन ऑपरेशनल प्लानिंग, कैसे आप ऑपरेशन कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। ऑपरेशनल प्लानिंग यानी कि चीज़ों को कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक करिकुलम प्रोवाइड कर दिया गया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना आपका काम है। तो एज ए टीचर आपको ये सारी चीज़ें उतना नॉलेज नहीं रहेगा, तो इसके लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको ऑपरेशनल प्लानिंग बोला जाता है। देन कंटिजेंसी प्लान यानी कि करिकुलम मतलब लॉन्च हो गया है, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए तुरंत आपको कुछ प्लान चाहिए, उसको कंटिजेंसी प्लानिंग बोला जाता है। फिर है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अंदर क्या क्या टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल वर्क प्लान। एनुअल वर्क प्लान जो हर इंस्टीट्यूशन का रहता है कि हम एनुअली क्या क्या करने वाले हैं। देन डेवलपमेंटल प्लानिंग, हमको और चीज़ें डेवलप करना है, उसके लिए डेवलपमेंटल प्लानिंग। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन प्लान, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है वो कैसे करेंगे उसके लिए प्लान। इवेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग, इवेंट जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है एक स्कूल के अंदर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके लिए प्लान रहता है। रिसोर्स को कैसे एलोकेट करेंगे उसके लिए भी प्लान रहता है, तो इसीलिए इसको इवेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है, इसको अगर देखा जाए कि एक पॉलिसी आप बना रहे हैं, पॉलिसी का प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या किसी एक व्यक्ति का काम है, आपको लगता है? कभी नहीं, ऐसा होता नहीं है। किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा एक पॉलिसी का प्लान नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। और एक दिन भी
एक दिन में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें भी ज़रूरत है और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरत है। अब ह्यूमन रिसोर्स का काम यहाँ पे क्या क्या है? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एक इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट है ना, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो एक पॉलिसी का प्लानिंग जब होता है उस टाइम पे जैसे फर्स्ट क्या किया जाता है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है उसको जानना ज़रूरी है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट का ज़रूरत है जो वो क्वेश्चनियर फ्रेम आउट करेंगे जिस बेसिस पे आप सर्वे करने निकलेंगे, है ना। तो डेमोग्राफिक डेटा जिसको हम बोलते हैं, डेमोग्राफिक यानी कि एक इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल को ओरिएंट करके उनका जितने भी डेटा है, यानी कि उनका बर्थ प्लेस कब है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका हाउस किस टाइप का है, मड का है ना कंक्रीट का है, इन सारी चीज़ें, उनका जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें उनका एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का डेमोग्राफिक डेटा हो जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स का ज़रूरत होता है पॉलिसी प्लान करने के लिए कि वो इस टाइप का जो डेटा है, डेमोग्राफिक डेटा है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको सही से एनालाइज कर पाए, राइट। देन एजुकेशन ट्रेंड क्या है? आज के डेट पे क्या चल रहा है कि एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे विश्व में ये चल रहा है। तो आपका जो एजुकेशनल प्लानिंग है उसके अंदर अगर ये जो नया चीज़ है उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तब प्रॉब्लम अराइज होगा ना, आप बैकवर्ड बन जाएंगे। तो ट्रेंड के अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसको इंक्लूड करने के लिए जो एनालिसिस एक्सपर्ट है, जो एजुकेशन में क्या ट्रेंड चल रहा है उस रिलेटेड पढ़ाई करते हैं और उस पर उनका एक्सपर्टाइज बहुत अच्छा है, इस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत है जब पॉलिसी प्लान होता है। तो यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत है। देन टीचर का रिक्वायरमेंट क्या है, इसको प्रेडिक्ट करना, पहले से प्लान कर रहे हैं मतलब आपको तो बस एग्जिस्टिंग सिचुएशन का एक सर्वे रिपोर्ट आपके पास में है। अब इसको देख के फोरकास्ट करना पड़ेगा कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो 10 साल बाद क्या हो सकता है, उसको जब आप फोरकास्ट करते हैं तब आपको एक एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा कि वो एक्सपर्ट आपको सही नंबर के बारे में बता देंगे कि 10 साल बाद कितना टीचर का डेफिशिएंसी हो सकता है, कितना रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। एक प्रेडिक्शन तो ऐसे कुछ भी आप नहीं लगा सकते ना, कुछ भी बोल के आप प्लान में कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको सही प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। तो सही प्रेडिक्शन करने के लिए आपको एक्सपर्ट का ज़रूरत है। फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका जो डिज़ाइन है उसके लिए भी एक्सपर्ट का ज़रूरत है। तो इतना सारे एक्सपर्ट्स लेके पॉलिसी मेकर्स प्लान बनाने बैठते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एचआरडी प्रोफेशनल्स, सारे के सारे सब मिलके सब अपना अपना एफर्ट देके एक पॉलिसी फ्रेम आउट करते हैं। और क्या है कि रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ के अंदर टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको असेस करते हैं, रिक्रूटमेंट प्लान बनाते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन को और कैसे इम्प्रूव किया जाए इसको देखते हैं। तो इतने सारे काम किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। जितने भी एस्पेक्ट मैंने बताया, सारे एस्पेक्ट्स का जो एक्सपर्ट्स हैं उनका हेल्प लेना ज़रूरी है। देन
institutional planning. Role of human resources in institutional planning. जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर ये तो आपको दिखेगा कौन कौन है ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स तो ह्यूमन रिसोर्स है ही, क्योंकि वो हर मतलब एक एक टीचर एक एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तभी तो वो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं स्कूल के अंदर कि बच्चों को वो नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट बने हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का हाईएस्ट लेवल तक नॉलेज गेन किए हैं और उसके बाद उन्होंने उस नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोल टीचर्स का हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देन अदर स्टाफ्स, स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ है सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स है। पियोन हो सकता है, जो ग्रुप डी स्टाफ है, ग्रुप सी स्टाफ है, क्लार्क है, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी अपना अपना जो ड्यूटी है उसको वो पूरा कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो है ही, क्योंकि उनको एकेडमिक भी देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, तो प्रिंसिपल भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आते हैं। देन जो इनोवेटिव टीचिंग आइडियाज़ है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, बच्चों का नीड क्या है, मैनेजमेंट को कैसे आप मतलब इवेंट को कैसे मैनेज करेंगे, लैब, लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ों का जो देखभाल किया जाता है इसके थ्रू ही पॉसिबल है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स एक भी काम नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशन का जो गोल है उस और इंस्टीट्यूट को पहुंचाने के लिए जो टीम वर्क होता है, जो लीडरशिप चलता है, जो मोटिवेशन चलता है, ये सारे के सारे पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालते हैं इंस्टीट्यूशनल गोल की ओर, है ना। फिर टीचर को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CDP जिसको बोला जाता है, ये लेना पड़ता है। तो ये इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स का हेल्प रहता है कि टीचर्स भी अपना परफॉर्मेंस और बेहतर से कर सके। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। एजुकेशनल प्लानिंग का और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मैं ऐसे इसको मतलब कंबाइन करके लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल प्लानिंग में अगर देखा जाए कि ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो नेशनल लेवल से प्रोवाइड किया जाता है। ये मतलब इसका पॉजिटिव साइड है कि ताकि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है इसका प्रॉपरली ग्रोथ हो सके। देन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का एडवांटेज क्या है कि ये स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूशन का जो नीड है उस पर फोकस करता है ना। देन एडवांटेज अगर देखा जाए एजुकेशनल प्लानिंग का कि ये इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन पे फोकस करता है कि जितने भी रिसोर्स है वो रीजन वाइज इक्वली सबको मिले, इसका देखभाल करता है। और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का अगर देखा जाए कि लोकल रिसोर्स को कैसे फुल्ली ऑप्टिमम वे से यूटिलाइज किया जाए, इसको देखते हैं, है ना। देन एजुकेशनल प्लानिंग में अगर देखा जाए कि ये पॉलिसी इनोवेशन पे फोकस करता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड गोल पे फोकस रहता है, और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का बॉटम अप डेवलपमेंट पे फोकस रहता है कि जो भी मतलब डेवलपमेंट है वो एकदम ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक इसका जो एक चेन सिस्टम से होता है कि लोअर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको सॉर्ट आउट करके फिर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, इस अप्रोच से प्लानिंग किया जाता है। देन एजुकेशनल प्लानिंग जैसे ये लार्ज स्केल में होता है कि जो मतलब एक इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस मतलब नेशन वाइज और स्टेट लेवल वाइज ब्रॉड एस्पेक्ट से लार्ज स्केल से इंस्टीट्यूट को और
कैसे देखभाल किया जाए, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना प्रॉपरली और उसका परफॉर्मेंस चेक करना, इस पे फोकस किया जाता है। और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में कि पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग स्टाफ एंड फैकल्टी, इसको कैसे प्रमोट किया जाए कि जितने भी स्टाफ है, फैकल्टी है, सब कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना अपना जो ड्यूटी है उसमें कितना उन लोग मतलब अपना ड्यूटी कैसे किस हद तक वो निभा पाते हैं, इस पे फोकस रहता है। एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर क्या है, बेसिकली एजुकेशन को कैसे इकोनॉमी, सोसाइटी और एम्प्लॉयमेंट नीड के साथ अलाइन किया जाए, इस पे इसका फोकस रहता है। और इंस्टीट्यूशन का क्या रहता है कि सारे स्टेक होल्डर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रहे, यानी कि स्टूडेंट के साथ टीचर, टीचर के साथ प्रिंसिपल, स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल, पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट, पेरेंट के साथ टीचर, सारे जो जितने भी स्टेक होल्डर है सबका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे और कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस किया जाए कि कम्युनिटी एंगेजमेंट और कैसे बेहतर हो जाए, इससे इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल ग्रोथ और बेहतर हो जाता है। देन एजुकेशनल प्लानिंग क्या करता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड बेंचमार्किंग पे फोकस रखता है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग बना जाए, है ना, कैसे और बेहतर बना सकते हैं। और बेंचमार्क यानी कि एक पर्टिकुलर नेशन है वो दूसरे आसपास या फिर जो उसके लेवल का जो नेशन है, इकोनॉमिकली आप बोल सकते हैं या फिर सोसाइटी सेम लेवल का है, तो वो क्या करते हैं दूसरे स्टेट के साथ एक कंपटीशन में रखते हुए खुद का इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसको बेंचमार्क बोला जाता है कि वो पकड़ लेते हैं कि चलिए जो हमारा बगल वाले जो एक नेशन है, जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्या होता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि इंडोनेशिया का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम उसको फॉलो करके हमारा भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे नेशन के अनुसार बेंचमार्क इंडोनेशिया हो जाते हैं और उस बेसिस पे अपना जो पॉलिसी प्लान है वो करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में देखा जाए कि स्कूल कॉलेज लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है उस पर कैसे क्रिएटिविटी को बनाए रखा जाए, ऑटोनॉमी को बनाए रखा जाए कि जो डिसीजन लेंगे स्कूल कॉलेज में उनका डिसीजन में कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि जो उनका मतलब उनका जो फॉलोअर्स है वो इजीली मतलब इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को फॉलो कर पाए, है ना। तो ये है एजुकेशनल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। एक मिनट। अब आते हैं लीडरशिप पे। लीडरशिप का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली ये एक एबिलिटी है। लीडरशिप लीडरशिप क्या है? ये एक एबिलिटी है ना। किस चीज़ की एबिलिटी? टू गाइड समवन, टू इन्फ्लुएंस समवन, टू इंस्पायर समवन, है ना, कि हम किसी को गाइड कर पाए, इसका एबिलिटी, किसी को और इन्फ्लुएंस कर पाए, इसका एबिलिटी, किसी को हम और कुछ करने में इंस्पायर कर पाए, गाइड कर पाए, इंस्पायर कर पाए और इन्फ्लुएंस कर पाए। वो हो सकता है एक इंडिविजुअल को, वो हो सकता है एक ग्रुप को। टू अचीव
शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव है, एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा नौकरी अचीव कर पाए, अच्छा जॉब उसको मिले, ये है उनका ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव के और उस इंडिविजुअल को पहुंचाने के लिए हो सकता है दूसरा एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, या फिर प्रॉपरली गाइड दे पाते हैं, या फिर इंस्पायर कर सकते हैं। ये जो एबिलिटी है ये हर इंडिविजुअल का नहीं रहता है, हर इंडिविजुअल का ये एबिलिटी नहीं रहता है, पर जिनका रहता है वो ही लीडर बन पाते हैं। एक जो लीडर है ना, उनका कुछ क्वालिटी रहता है, उस क्वालिटी के बेसिस पे वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि YouTube में बहुत सारे वीडियोस आता है, बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं लोग, बहुत रील्स आता है। टिकटॉक के टाइम में भी आप लोग देखे हैं कि कितना सारा टिकटॉक बनाते थे लोग उस टाइम पे। आज के डेट पे ब्लॉग बहुत ज़्यादा चलता है, पर हर एक ब्लॉगर क्या एक नंबर हो पाते हैं? वो अपना 100% देते हैं, क्योंकि वो काम उनको अच्छा लगता है। उसके बावजूद वो एक नंबर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी जो एक लीडर का होना चाहिए वो नहीं रहता है। लीडर हर कोई नहीं बन पाते हैं। अगर आपका ये टारगेट रहेगा कि हम लीडर बनेंगे, अब नहीं बन पाएंगे। ये टारगेट लेके लीडर नहीं बन सकते हैं। लीडरशिप का क्वालिटी आपके अंदर बाय बर्थ आपके पास रहेगा, तभी आप लीडर बन पाएंगे। लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान चीज़ नहीं है। वो आपका क्वालिटी है जो आपको बाय बर्थ मिलता है। अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम बोलते हैं, ये अभी तो हम लोग पैसा दे के सीखने जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का एक कोर्स कर लो। कुछ नहीं होता है उससे। अगर आप इंट्रोवर्ट है, आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो पैसा दे के कोर्स करके आप अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख लेंगे? ऐसा होता है, बहुत कम लेवल तक होता है, 100% नहीं हो सकता है। अगर आपको दूसरा लैंग्वेज सीखना है तो सीख सकते हैं, पर कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है। आप दूसरा लैंग्वेज सीख लेंगे, पर अच्छे से कम्युनिकेट करना, अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करना, ये जो एबिलिटी है, ये जो स्किल है, ये सीख के नहीं आता है, ये बाय बर्थ मिलता है किसी किसी। विज़न कि आज का डेट देख के, आज जो पूरे सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसको देखते हुए आगे का सोच पाना कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको विजन बोला जाता है। कि आप आपका एक थर्ड आई से देख पाते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, और उसमें वो जो आप सोचते हैं ना, वो जो एजम्पशन आपका रहता है वो बहुत ज़्यादा नियर टू गोल रहता है, यानी कि बहुत सही निकलता है वो विजन, वो प्रिडिक्शन, है ना। तो इस टाइप का क्वालिटी जिनके पास रहता है वो लीडर बन जाते हैं। और मतलब ये जो एबिलिटी है लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को नेविगेट करने का, है ना, इसी को लीडरशिप बोला जाता है ना। अब आते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लीडरशिप का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप गोल ओरिएंटेड होता है। लीडरशिप क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। लीडर जो है ना, वो पहले अपना कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेट कर लेते हैं, है ना। लीडर अपना पहले गोल सेट कर लेते हैं और धीरे धीरे कैसे उसके ओर आगे बढ़ सकते हैं,
उसके लिए वो एफोर्ट करते रहते हैं, तब जाके वो कुछ अचीव कर पाते हैं। तो लीडरशिप का जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे होता है कि ये एक गोल ओरिएंटेड वर्क है। देन टीम कोहेशन। टीम कोहेशन का मतलब क्या है कि लीडरशिप एक मतलब आप अकेले होके तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप लीडर तभी बन पाते हैं जब आपका सबॉर्डिनेट्स रहता है, तभी तो आप ग्रुप में एक है, ग्रुप रहेगा तभी तो आप एक बन पाएंगे। तो हमेशा लीडरशिप के अंदर क्या रहता है, यूनिटी वर्ड रहता है, कोऑपरेशन वर्ड रहता है, कि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं एक टीम के अंदर सबको यूनाइट कर पाते हैं एज अ लीडर, सबको कोऑपरेटिव वे से एंगेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है टीम कोहेशन। देन है डिसीजन मेकिंग। ये दूसरा एबिलिटी है जो लीडरशिप में होना जरूरी है ना। तो डिसीजन मेकिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ऐसा सिचुएशन है कि किसी के दिमाग में कुछ पॉजिटिव वे आउट निकल ही नहीं रहे हैं, तब जिनके अंदर लीडरशिप रहता है, लीडरशिप का पावर रहता है, वो इजीली डिसीजन ले पाते हैं और सही से ले पाते हैं। उसमें सर्टेनिटी रहता है, जितने भी प्रेशर आएगा उतना वो सर्टेन बन जाएंगे। तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल कम हो जाता है कभी कभी, तब पर जो लीडर होते हैं, एक्चुअल लीडर, वो अच्छे से इस चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट कर पाते हैं। देन मोटिवेशन। लीडर जो होता है ना, वो हमेशा इंस्पायर कर पाते हैं लोगों को, मोटिवेट कर पाते हैं। लोगों का जो कंफर्ट जोन है, हम क्या चाहते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो कंफर्ट जोन है हमेशा हम वहीं पे रहेंगे ना, उसके बियॉन्ड जाके काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मेरा लिमिटेड कंफर्ट जोन है। हम परिवार में रह के, फैमिली में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, हम फैमिली में रह के जॉब ऐसा करेंगे कि हाँ हम रात में घर आ सके, वापस घर में आ सके। हम ऐसा ही मतलब एक कंफर्ट जोन में रह के अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। पर जो लीडर हैं वो मोटिवेट करते हैं कि अगर आपका ये जो कंफर्ट जोन है उसको अगर छोड़ के कुछ आगे जाएंगे, कुछ ही हद तक, तब हो सकता है आप कुछ और अचीव कर पाए जिसके लिए आप एबल है। तो इतना मोटिवेशन एक लीडर ही दे पाते हैं, है ना। देन चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक लीडर क्या करता है, हमेशा कैसे अपना जो एक इंस्टीट्यूशन है या फिर जो टीम है उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ इनोवेशन इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं ताकि मेंबर्स बोर ना हो जाए। एक इंस्टीट्यूशन का आप प्रिंसिपल है, आप हर साल देखते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है वो बस बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई टीचर्स स्टाफ्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपके दिमाग में आया, चलिए टीचर्स को भी एक्टिव बना देते हैं। स्कूल में आते हैं बस पढ़ाना ही काम है ऐसा तो नहीं है, वो तो अपना भी लाइव यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर उनको इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जॉब मतलब करवाया जाए, तब उनका जो एफर्ट है वो और एफिशिएंट हो जाएगा, पढ़ाने का काम भी और बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। अगर जॉयफुली वो स्कूल में डेली आएंगे तो उनको भी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए एक प्लान बना सकते हैं। इस तरीके से वो जो मैनेजमेंट चलता है उसको चेंज करने का उनके अंदर एबिलिटी रहता है। देन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि मान लीजिए कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ है, इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है, कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, उसको कैसे पॉइंट आउट किया जाए, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, इस टाइप के एबिलिटी भी एक लीडर के अंदर होता है, रहता है। तो ये है
लीडरशिप का इम्पोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि एसेंशियल क्वालिटीज फॉर ऑफ ए गुड लीडर। एक गुड लीडर का कुछ बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विजनरी थिंकिंग, कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एकदम मतलब बहुत अच्छे से वो देख पाते हैं, देन ट्रांसपेरेंटली देख पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है लीडर्स का। देन कम्युनिकेशन स्किल, क्लियरली वो एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को और मोटिवेट कर पाते हैं अपने बात करने का तरीके से, और एम्पैथेटिक होते हैं, जो सामने वाले का जो भी कहना है उसको वो समझने का कोशिश करते हैं। देन इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, की ऑनेस्टी और ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लीडर। अडेप्टेबिलिटी, की एक सिचुएशन में कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करने का ज़रूरत है, उस चीज़ को अडॉप्ट करने का जो एबिलिटी है वो उनके अंदर रहता है। हर कोई अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, मालूम, मतलब अडॉप्ट करने का मतलब है कि कुछ चेंज हुआ है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना। तो ये चेंज को एक्सेप्ट करने का जो एबिलिटी है ये हर एक में नहीं रहता है। तो ये लीडर का अडेप्टेबिलिटी का क्वालिटी तो होना ही है, रहना ही चाहिए। देन एम्पावरमेंट, कि बाकी लोगों को, बाकी टीम मेंबर को इनिशिएटिव लेने में ये हमेशा इनकरेज करते हैं। ये भी इनका एक एसेंशियल क्वालिटी है। देन मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, इसको देखते हैं। देखिए, आपको मॉडल्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लीडरशिप का बहुत सारे मॉडल्स है, सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको सारे मॉडल्स लीडरशिप का पढ़ना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ मॉडल यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर जो मोटे तौर पर जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये सारे लीडरशिप मॉडल से, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। हो सकता है आपको इन जनरल पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर लीडरशिप मॉडल के बारे में आप बताओ, आपको स्पेसिफाई करके तो क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। पर एक ईयर में ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा कि लीडरशिप ओरिएंटेड मॉडल से एक क्वेश्चन आया है, लॉन्ग में नहीं है, वो शायद 5 मार्क्स के लिए आया था। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तब तो करूँगी डिस्कशन क्वेश्चन को, पर यहाँ पे मैं इसको मतलब जो भी मॉडल है लीडरशिप का उसको मैं एकदम क्रिस्पी वे से लेके आई हूँ। एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मॉडल क्या है? ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेट का मतलब क्या है? ट्रेट का मतलब ही है कि बाय बर्थ आपको जो चीज़ मिलता है वही आपका ट्रेट है। बाय बर्थ आपको जो मिलता है वो आपका ट्रेट है। तो एक लीडर जो है उनके अंदर मतलब पर्टिकुलरली कुछ मतलब नेचर उनका बाय बर्थ कुछ ना कुछ मिलता है। वो क्या क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस हो सकता है, बाय बर्थ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये भी ट्रेट के अंदर आएगा। हो सकता है बाय बर्थ वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये भी ट्रेट के अंदर आता है। हो सकता है बाय बर्थ वो डिटरमाइंड है, ये भी ट्रेट के अंदर आता है। हो सकता है वो बाय बर्थ उनको इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आता है। बाय बर्थ वो सोशेबल है, वो सारे लोगों से अच्छे से मिलजुल जाते हैं। ये सारे ट्रेट्स का एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे ट्रेट्स बाय बर्थ एक इंडिविजुअल को मिलता है और वो लीडर बनने का एबिलिटी उनका इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है? ये इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल और एक्सपीरियंशियल जो फैक्टर होता है एक लीडर के अंदर, लीडर बनने के लिए, उस चीज़ को ओवरलुक कर गया, यानी कि स्किप कर गया, है ना। तो ये
ट्रेट थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में ट्रेट की जगह पे बिहेवियर को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि एक इंडिविजुअल वो बाय बर्थ क्या उनको मिल रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, पर एक लीडर वही है जिनका बिहेवियर मतलब बिहेवियर अच्छा है। बिहेवियर अगर पॉजिटिव में जाएगा तो वो अच्छा लीडर बन सकते हैं। बिहेवियरल थ्योरी का ये कहना है। यहाँ पे टू डायमेंशंस है। एक है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सेटिंग गोल की एक इंडिविजुअल लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेड, कि वो काम करने का जो एबिलिटी उनके अंदर है, उनका बिहेवियर हमेशा प्लानिंग रिलेटेड रहेगा। वो अच्छे से प्लान करके कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए सोचेंगे, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर पहले से गोल सेट कर लेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे। फिर है रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर्स। रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर यानी कि एक लीडर वही बन सकता है कि जब वो बाकी टीम मेंबर को मतलब सपोर्टिव वे से वो वर्क करेंगे, साथ मिलके वर्कर के साथ या फिर बाकी टीम मेंबर के साथ वो एक ट्रस्ट का रिलेशन बना सकते हैं, बाकी टीम मेंबर के साथ वो एंगेज हो पाएंगे। ये सारे रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर्स। तो दो तरीके का बिहेवियर यहाँ पे मेंशन किया गया है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में। एक है टास्क ओरिएंटेड, दूसरा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। बेसिकली टास्क ओरिएंटेड के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड गोल सेटिंग रहता है, और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में सपोर्ट, डेवलप ट्रस्ट, टीम में एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी ये किसका है? कंटिंजेंसी थ्योरी किसका है? फिडलर का है। ये याद रखिएगा कि किसका है ये थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी फिडलर का थ्योरी है। इसी को फिडलर्स मॉडल ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि लीडरशिप क्या करता है कि लीडर का जो स्टाइल है और उसका जो सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो अपना जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों के अंदर एक इंटरैक्शन होता है। ठीक है। और इसी इंटरैक्शन पे फोकस किया गया है, यानी कि एक लीडर किस सिचुएशन में वो अपना लीडरशिप कर रहे हैं, उस सिचुएशन पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। कंटिंजेंसी थ्योरी, किस सिचुएशन में आके वो एक लीडर एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो सिचुएशन अलग होता उनका लीडरशिप भी अलग हो जाता। तो इसीलिए लीडरशिप का जो सिचुएशन पे बेस करके लीडरशिप होता है, इस पे फोकस किया गया है फिडलर का कंटिंजेंसी थ्योरी में। यहाँ पे लीस्ट प्रेफर्ड को वर्क का जो कंसेप्ट है उसको लॉन्च किया गया था कि इस मॉडल में एलपीसी यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर इस बेसिस पे लीडरशिप करते हैं एक लीडर। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्क का मतलब क्या होता है कि जो लीडर है वो हमेशा अपना जो टीम है उस टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो हमेशा ऐसा होता है कि लीडर का प्रेफरेबल कुछ वर्कर रहते हैं जिनको लीडर खुद ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इंडिविजुअल उनके साथ रहे, उनके साथ काम करे। और ऐसे भी इंडिविजुअल उस ग्रुप में रहता है जिनको वो लीडर पसंद ही नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि ये अगर टीम में ना रहे तो चलेगा, वो अगर टीम के अंदर जो भी वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट ना करे तो भी चलेगा। इस कंसेप्ट को लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर बोला जाता है। तो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर
को यूज़ करके, ये एक स्किल है, इसको यूज़ करके लीडर क्या करते हैं, असेस करते हैं पूरे टीम मेंबर्स, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सबको वो असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, राइट। देन वो क्या करते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें उसको गतिशील रखना ज़रूरी है, डायनामिक रखना ज़रूरी है। तो वो हमेशा क्या करते हैं कि कैसे वर्क कल्चर को मोटिवेटेड रखा जाए, कैसे वर्क कल्चर को इंटरेस्टेड रखा जाए, इस पे ध्यान देते हैं, है ना। और क्या है कि ये कंटेक्स्ट वाइज किस टाइप का लीडरशिप सुइटेबल है उसमें फोकस करता है कि इस सिचुएशन में किस टाइप का लीडरशिप चलेगा। वो अगर एक लीडर को पता है तब वो अच्छा लीडर बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, ये बेसिकली विजनरी और इंस्पायरिंग लीडरशिप होता है। यानी कि एक लीडर वो किस हद तक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं सही से, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। कैसे वो बाकी लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। यानी कि एक इंडिविजुअल का इंस्पिरेशनल जो पावर है, एबिलिटी है, वो कितना है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करके रखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है कि आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कि एक इंडिविजुअल जो है, लीडर जो है, वो ऐसे होंगे कि उनको देखते हुए बाकी मेंबर्स कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो आइडियल बन के खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक रोल मॉडल बन सकता है। जैसे महात्मा गांधी, वो खुद एक रोल मॉडल होके उस टाइम पे लीडर बने थे। देन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंस्पायर्ड करने का जो एबिलिटी है, लोगों को इंस्पायर करके मोटिवेट करना, ये भी एक काम है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। देन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, वो हो सकता है कि इतना हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल है कि उससे भी बाकी लोग इंस्पायर हो पाए। देन इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, कि हर एक इंडिविजुअल को कंसिडर करना, ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स है सबको कंसिडर करना, है ना। इससे क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं वो इनोवेशन को इनकरेज कर पाते हैं और एक्सपेक्टेशन के बाहर जाके परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा होता है। कैसे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया जाता है। यानी कि एक लीडर जो है वो इमोशनली वर्कर के साथ अटैच नहीं रहते हैं, ये बस काम से मतलब रखते हैं। जो लीडर है, ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जो ग्रुप मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, उनको बोलते हैं चलो तुमको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तुम ये काम कर दो। उनको मोटिवेट करना, खुद को आइडियल बन के दिखाना, ये सारे काम पे नहीं जाते हैं। वो वर्कर के सामने कुछ रिवॉर्ड रख देते हैं और बोलते हैं चलो ये काम कंप्लीट करो, तुमको वो रिवॉर्ड मिलेगा, और वो काम अगर कंप्लीट नहीं होगा तो तुमको पनिशमेंट तक मिल सकता है। ये भी टाइप ऑफ मोटिवेशन है, पर ये प्रेशराइज्ड मोटिवेशन है जहाँ पे टीम मेंबर खुश नहीं हो पाते हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ग्रुप मेंबर, टीम मेंबर बहुत खुश रह के अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। पर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होता है कि लीडर यहाँ पे एकदम मतलब रिलेशनशिप में आते ही नहीं है। वर्कर के साथ जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, इसमें आते ही नहीं है। वो क्या करते हैं,
वर्कर के सामने कुछ रिवॉर्ड रखते हैं, उसके पीछे भागने के लिए बोला जाता है। अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं, वो काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। फिर है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में, तो टास्क पे फोकस किया जाता है, वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि वर्कर का टास्क क्या क्या है और उस पर काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसको देखभाल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज है, ब्यूरोक्रेसीज है, इस जगह पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप अच्छा है। स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं है, जहाँ पे इमोशन का कुछ वैल्यू ही नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप नहीं चलता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए ये चलता है। देन आते हैं सिचुएशनल लीडरशिप, जो हर्से ब्लैंचर्ड का है। सिचुएशनल लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप में क्या होता है, नो वन साइज फिट्स ऑल लीडरशिप स्टाइल इसको बोला जाता है। नो वन साइज फिट्स ऑल लीडरशिप, कैसे हो गया, हाँ, नो वन साइज फिट्स ऑल लीडरशिप स्टाइल। सारे लीडरशिप स्टाइल इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है कि लीडरशिप स्टाइल दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो है कॉम्पिटेंस और दूसरा है कमिटमेंट। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है कॉम्पिटेंस, दूसरा है कमिटमेंट। कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। यहाँ पे 4 स्टाइल इसके अंदर आता है। डायरेक्टिंग, देन है कोचिंग, देन सपोर्टिंग, देन है डेलीगेटिंग। ये 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसके अंदर आता है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 डायरेक्शन है और ये बिहेवियर और दूसरा है डायरेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। स्किल ये है लो, ठीक है, और ये है हाई, और यहाँ पे भी है हाई। जो पहला क्या था, डायरेक्टिंग में क्या होता है, ये है कि जो लीडर है वो सपोर्टिव वर्कर्स को, और मतलब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते हैं कि चलो तुम ये करो, तुम वो करो, इस टाइप का भी नहीं है, दोनों ही लो है। इस टाइप ऑफ लीडरशिप को डेलीगेट बोला जाता है। डेलीगेट से मैं बोल रही हूँ, पहले डायरेक्टिंग था, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे मतलब 1 2 3 करके पढ़ना है, आप अपोजिट साइड से भी इसको पढ़ सकते हैं। डेलीगेटिंग मतलब जहाँ पे सपोर्टिव भी नहीं है लीडर और डायरेक्टिव भी नहीं है, दोनों ही लो है। इस 4 से भी डिनोट किया। देन देखा जाए हाई सपोर्ट एंड लो, हाई सपोर्ट एंड लो डायरेक्टिव में क्या होता है, जिसको सपोर्टिंग है, डायरेक्शन कम, चलो तुम ये करो, तुम वो करो, इस टाइप का नहीं है। डायरेक्टिव कम होते हैं और सपोर्टिव ज़्यादा होते हैं, सपोर्टिंग स्टाइल, जिसको S3 से जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखा जाए ज़्यादा है और डायरेक्ट भी ज़्यादा है, वो सपोर्ट भी करते हैं अपना वर्कर्स को और डायरेक्शन देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसको S2 से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखा जाए जिसका, ठीक है, और लो सपोर्ट,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, सपोर्टिव उतना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो हर्से ब्लैंचर्ड ने अपना सिचुएशनल मॉडल पे दिए थे, सिचुएशनल मॉडल ऑफ हर्से ब्लैंचर्ड, ठीक है। एक है डेलीगेटिंग, दूसरा है सपोर्टिव, फिर तीसरा है कोचिंग, और चौथा है इसको S1, S2, S3, S4 ऐसे भी, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप यानी कि लीडर एक्ट्स एज ए सर्वेंट फर्स्ट। वो क्या करते हैं कि अपना जो खुद का नीड है उसको लास्ट में रखते हुए टीम का जो नीड है उसको प्रायोरिटी देते हैं, सर्वेंट के जैसे वो काम करते हैं, इसको सर्वेंट लीडरशिप बोला जाता है। यहाँ पे एथिकल यूज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो पावर का जो एथिकल यूज है उसको वो ज़्यादा यूज करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें सर्वेंट लीडरशिप में रहता है। की वैल्यूज़ यहाँ पे लिसनिंग, कि वो बाकी टीम मेंबर से सुनते हैं क्या चीज़ हो रहा है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, या फिर जो भी है, जो फैक्ट्री है या फिर जो भी है उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रहा है वो वर्कर से सुनते हैं। फिर स्टीवर्डशिप यानी कि उस बेसिस पे वो स्टेप लेते हैं, और कमिटमेंट टू ग्रोथ, वो ग्रोथ करने के लिए कमिटेड रहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ये ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी और रॉबर्ट हाउस थ्योरी भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे लीडर का क्या जॉब है कि जो फॉलोअर्स है, बाकी टीम मेंबर्स है, उनको क्लियरली पाथ दिखाना कि वो कैसे अपना जो गोल है उसके ओर वो आगे बढ़ेंगे, है ना। लीडर अडॉप्ट स्टाइल, किस टाइप का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, देन पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल वो अपनाते हैं टीम को लीड करने के लिए। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप का एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय का रिटेंशन रखते हैं, मॉरल एंड रिटेंशन को और बढ़ाते हैं कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉय जो है वो बहुत दिनों तक काम करे, और जो मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के अंदर अगर कुछ क्राइसिस अराइज हो तो उसको इफेक्टिवली वो हैंडल कर पाए, टीम को कोलैबोरेटली स्ट्रॉन्ग कर पाए, और जो इनोवेटिव और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है उस पे भी वो अपना मतलब रोल प्ले करे अच्छे से, और डिसीजन मेकिंग में भी लीडरशिप का रोल रहता है, ठीक है। ये हिंदी में यहाँ मेंशन कर दी हूँ, ठीक है। चलिए आप लोगों का इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, मैं क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी बच गया है चीज़ें नेक्स्ट डे पे इसको कवर करेंगे, फिर PYQ सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिट के अंदर, इसको अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो आंसर करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको डिस्कस कर रही हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना रहे, कुछ क्वेरी ना रहे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुपरविजन तक है, इसको धीरे धीरे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस दोबारा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट करना है, हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है, टाइम अभी भी है, ठीक है। अपना प्रिपरेशन अच्छे से लेते रहिए, नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट जितने भी लेफ्ट पोर्शन है इस यूनिट का उसको कवर करेंगे, ओके। चलिए अभी के लिए बाय, गुड नाइट टू ऑल।